बांका से है, जहां पर गैस लदा ट्रक और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, बाराहाट के लीला वरण के पास से हादसा हुआ है। टक्कर में ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं, सड़क किनारे गैस सिलेंडर बिखर गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को भागलपुर रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस हालात पर नजर रख रही है। और देखिए, पटना पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री सीधे सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। बता दें कि आज छपरा में शुभारंभ नई रेल का होना है और एक बड़ी सौगात छपरा वासियों के लिए मिलने जा रही है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखिए, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में रेलवे विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया गया है और करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पटना में 5 नए प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन रहा है। साथ ही आज छपरा दिल्ली एक्सप्रेस की शुरुआत होगी और बिहार में बने 51 इंजन अफ्रीका निर्यात किए जाएंगे। बिहार के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का दिया है और करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आज रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी अश्विनी वैष्णव का स्वागत किया। संजय झा ने कहा कि आने वाले दिनों में और बड़ी रेल परियोजनाओं की जो सौगात है वो बिहार वासियों को मिलनी है। मंत्री पीछे भी बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, चाहे रेल ट्रैक को स्ट्रेंथनिंग को लेकर हो, चाहे अमृत भारत स्टेशन को लेकर हो, चाहे नए ट्रेन को लेकर हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक मेजर साधन रेलवे है और आज रेल मंत्री जी आ रहे हैं। इधर सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी स्वागत किया है और कहा है कि जिस तरीके से छपरा वासियों का इंतजार लंबे समय से था, ये इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। बड़ी सौगात रेल मंत्री दे रहे हैं। इसे बहुत दिनों से मांग थी और सिर्फ छपरा जाने वाले लोगों के लिए नहीं है ये। कई बार लोग कहते हैं कि ट्रेन छपरा से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से छपरा हमारे लोग आ सके और सीधे वहां से बेस स्टेशन शुरू हो, ये आवश्यक था, क्योंकि कई बार टिकट के लिए सोनपुर बनारस भटकना पड़ता था। मैं समझता हूं कि सारण की जनता के लिए और खासकर बिहार के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं में ट्रेन एक है। और देखिए, झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद से अब महागठबंधन के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि करारी हार के बाद महागठबंधन के 2 मुख्य घटक दल कांग्रेस और आरजेडी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार का ठीकरा माले और आरजेडी पर फोड़ा है। आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत किया मगर अनफॉर्चुनेटली जो 2 पार्टीज दो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। उसमें आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं वही है, उससे ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, उसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही स्कीम। कुछ विधायक अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं गठबंधन के साथी
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं जो ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। इसका अपना आइडियोलॉजी है, हमारे दल का अपना सिद्धांत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी दल तैयार है। देखिए, इधर आरजेडी एमएलसी सुरेश पासवान ने कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ दिया है और कहा है कि जब चोरी सामने आई है तो इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि राजू को गद्दार तक आरजेडी ने बता दिया। तो चुनावी नतीजों के बाद से साफ तौर से जो अंतरकला है वो देखने को मिल रहा है। आरजेडी कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई तो उसका चरित्र सामने आ गया है। गठबंधन से बाहर निकालने की मांग और की राजू को गद्दार आरजेडी ने कह दिया है। चोर बोले जोर से। आप जानते हैं कि जुमा 8 दिन हुआ, रेड हैंड पकड़ाया है बिहार में जो है कांग्रेस का विधायक। वहां यदि कांग्रेस का विधायक वोट दे दिया रहता तो आज जो है आरजेडी का जो है राज्यसभा का सांसद होता। लेकिन वही गद्दारी को देखते हुए आज जो है ये फिर यहाँ पकड़ा गया। आज के राजू जो है, हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। हम तो राहुल गांधी से आग्रह करते हैं कि ऐसे गद्दार आदमी को आप तुरंत पार्टी से निष्कासित कीजिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि जो भी हुआ है वो राजनीति में इसकी समीक्षा की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन हम एक बार फिर से मिल बैठकर इस पूरी हकीकत को समझेंगे। देखिए, बातें तो स्पष्ट हो चुकी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं हुआ है कि पैसों वालों की जीत हो जाए, पैसे की जीत हो जाए, लोकतंत्र की हार हो जाए, लोकमत का हार हो जाए। ये आने वाले दिनों में एक खतरे को दर्शाता है और यही चीजें पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में पैसों के बल पर टीएमसी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ा जा रहा है, सपा को तोड़ा जा रहा है। तो लगता है कि गलत ट्रैक पर यहाँ का लोकतंत्र जा रहा है और ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। यानी जनता के मत को खरीदना एक नया तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया है। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे के साथ साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, बड़ा फ्रॉड हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के अब जो जांच है वो की जा रही है। शिकायत मिली कि किस तरीके से इस साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश गुजराल के साथ करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर उनकी पहचान का इस्तेमाल कर उनके कर्मचारी को झांसा दिया और करीब 7.8 करोड़ रुपए एक खाते में ट्रांसफर करा लिए। मामले की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में EFIR दर्ज की है। ठगी की गई रकम में से करीब 4 करोड़ रुपए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फ्रीज करा दिए हैं। ठग ने नरेश गुजराल की फोटो लगाकर उनके फाइनेंस से जुड़े एक भरोसेमंद कर्मचारी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। आरोपी ने खुद को नरेश गुजराल बताया और कहा कि वह एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त है। इसके बाद उसने एक बैंक अकाउंट से RTGS के जरिए पैसे भेजने के निर्देश दे दिए थे। और देखिए, नीट री एग्जाम मामले को लेकर के बड़ी खबर है। टेलीग्राम जो है वो बंद रहेगा। कोर्ट ने भी इसे खोलने से इनकार कर दिया है। बता दें कि टेलीग्राम पर अस्थायी बैन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई है। बैन हटाने से कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया, यानी कि टेलीग्राम ऐप पर बैन जारी रहेगा और ये बैन 22 जून तक ऐप पर लगा रहेगा। नीट री एग्जाम को लेकर के ये बैन किया गया है। 21 जून को देश भर में परीक्षा हो रही है और 22 जून तक इस ऐप पर बैन लगाया गया है। और देखिए, SVU की बड़ी जो कार्रवाई है वो पटना में हुई है। बता दें कि 2 IAS के साथ साथ 3 लोगों पर SVU का शिकंजा देखने को मिला। 3 के ठिकानों पर SVU की छापेमारी चली है, जिसमें IAS योगेश कुमार सागर और IAS अभिलाषा शर्मा शामिल है। इसके साथ साथ ऋषुश्री के करीबी पवन कुमार के यहां भी टीम ने छापेमारी की है। योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा और पवन कुमार
फरार हैं। तो देखिए एसवीयू की तरफ से लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। एक तरफ ऋषुश्री और ऋषुश्री के जो करीबी हैं, जो पूरे इस भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, उनको एक एक किरदारों को एसवीयू की टीम खोज रही है, खंगाल रही है। और हमने तस्वीरें भी दिखाई जहां पर 2 आईएएस के साथ साथ जो बाकी कुछ लोग हैं वहां पर टीम पहुंची हुई है और यहां पर एसवीयू की दबिश देखने को मिल रही है। तो तीनों के ठिकाने पर एसवीयू की टीम ने छापेमारी की है। ऋषु से जुड़े 2 आईएएस और उसके साथ साथ उसके करीबी पवन कुमार के यहां भी रेड डाली गई है। तो योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा और पवन कुमार फरार हैं, लेकिन उनके घर पर टीम एसवीयू की पहुंची हुई है और मामले की छानबीन की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालांकि अब तक क्या कुछ बरामद हुआ है, टीम की तरफ से आधिकारिक जानकारी इसकी सामने नहीं आई है। लेकिन जब आप घर के अंदर जाएंगे तो देखिए कई जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो इस घर में आपको नजर आ रही होगी। और इसी तरीके से इस भ्रष्टाचार के मामले में और ऋषुश्री ने जिस तरीके से बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, उस एक एक नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उस एक एक नेटवर्क को खंगाल कर, और बता दें कि ऋषुश्री से इस बीच पूछताछ भी हुई है और एसवीयू की टीम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप जांच में सहयोग करेंगे तो हो सकता है कानूनी तौर पे थोड़ी राहत भी आपको मिल जाए। लेकिन लगातार जो ऋषुश्री है वो गोलमोल जवाब दे रहा है और इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद से एसवीयू ने भी अपनी सख्ती दिखाई है। के मामले में पवन कुमार जो डायरेक्टर हैं एक कंपनी के, और उसी के यहाँ छापेमारी चल रही है और यहाँ जो विशेष निगरानी की टीम है वो पहुंची हुई है और अंदर में पूरी जांच कर रही है, हर तरह से जांच कर रही है। इसके डायरेक्टर हैं और इंजीनियर भी हैं। तो इस मामले में छापेमारी चल रही है ऋषु सिंह के मामले में, और इनका उसी नाम से आया था और उसी को लेकर के इनके यहाँ छापेमारी की गई है। विशेष निगरानी की टीम सुबह पहुंची थी और लगातार जो है अभी छापेमारी कर रही है। और ये पवन कुमार का मकान है, उसी में ये छापेमारी हो रही है। यहाँ पे जो स्थानीय हैं उनसे बात कर लेते हैं। किसका ये मकान है? पवन कुमार का है। तो कब से टीम आई हुई है? टीम तो अभी सुबह आई। सुबह सुनने मारा ऋषु श्री के मामले में जो है वही मामले में बताया, हमसे पूछे कि किसमें है तो बोले कि उन्हीं के मामला है, ऋषु श्री ये डायरेक्टर थे कंपनी के डायरेक्टर, उन्हीं के यहाँ चल रहा है। तो ये जो है जब से टीम आई है तो कुछ खोजी है? वही ताला वाला तोड़ के लोग अपना कर रहे हैं, सब ताला तोड़ा है, बंद था। तो यहाँ नहीं रहते हैं पवन कुमार? नहीं रहते तो यहीं थे, लेकिन अभी नहीं है। 10-15 दिन से गायब है। क्या नाम है आपका? सरोज। तो 10-15 दिनों से पवन कुमार गायब हैं और ऋषुश्री के मामले में इनका भी नाम था। तो जो विशेष निगरानी की टीम है वो ताला तोड़ करके इनके घर में घुसी है और पड़ोसियों की देख रेख में जो है जांच चल रही है और जो छापेमारी है वो चल रही है। और जो कागजात है अंदर सभी कमरे की तलाशी लेकर के तलाशी ली गई है, बहुत सारे कागजात मिले हैं जिसकी जाँच की जा रही है। फिलहाल जो है पवन कुमार फरार हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए मनजीत शर्मा। तो एसवीयू की 3 टीमें 3 अलग अलग लोकेशन पर पहुंच करके लगातार छापेमारी कर रही है और वहां से जो साक्ष्य है, सबूत है, उसको इकट्ठा किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसवीयू की 3 टीमों ने एक साथ 2 आईएएस अधिकारियों योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा समेत ऋषुश्री के करीबी बताए जा रहे पवन कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की है। में एसबीयू की बड़ी कार्रवाई आज चल रही है। 3 ठिकानों पर ये रेड की कार्रवाई जो है वो एसबीयू के द्वारा किया जा रहा है। एक ठिकाना जो है वो अभिलाषा कुमारी शर्मा का है, B3/43 ये आवास है और यहाँ जो है अभिलाषा कुमारी शर्मा रहती हैं। हालांकि अभी वो फरार हो चुकी हैं। एसबीयू की जो टीम पहुंची तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई अभिलाषा कुमारी शर्मा से। दूसरा जो है वो योगेंद्र कुमार सागर गर्दनी बाग में उनका जो सरकारी आवास है वहाँ भी एसबीयू की टीम पहुंची हुई है। और तीसरा जो आरोपी है
पवन कुमार, उनके जो है कृष्ण विहार कॉलोनी स्थित जो मकान है उनका निजी आवास, वहाँ पे जो है छापेमारी करने के लिए एसबी की टीम पहुंची है। और बताते चले कि योगेश कुमार सागर और विलासा कुमारी शर्मा को बिहार सरकार ने निलंबित कर दिया है। भ्रष्टाचार से जुड़े जो आरोप लगे हैं उन पर, टेंडर घोटाले में ऋषुश्री और उनकी कंपनी, उनके जो सिंडिकेट है उससे जुड़े होने का आरोप लगा है, लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है, और खुद भी महंगे गिफ्ट्स लेने के साथ साथ जो है लाखों के बागवानी कराने का आरोप लगा है। तो इसी आरोप में जो है बिहार सरकार ने विलासा कुमारी शर्मा को निलंबित किया। और अब आज जब इनके ठिकाने पर एसबीयू की टीम पहुंची थी छापेमारी करने, तो वो फरार पाई गई हैं। हालांकि लगातार एसबीयू की जो जांच है वो चल रही है। दूसरी तरफ बताते चले कि ऋषुश्री जो है वो इस पूरे टेंडर घोटाले मामले का किंगपिन है। उससे पिछले 3 दिनों से पूछताछ हो रही है। आज भी एसबीयू कार्यालय में जो है वो पूछताछ शुरू हो चुकी है। कल आखिरी दिन है, 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है एसबीयू को, और लगातार जो ऋषुश्री से पूछताछ किया गया, जो सर्च अभियान जो है वो पवन कुमार के ठिकाने पर चल रही है। योगेंद्र कुमार सागर के ठिकाने पर जो है वो सर्च अभियान जो है वो की गई है। कैमरा पर्सन मनीष दिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। नौकरी का झांसा देकर के कई लोगों को ठगा गया है। 115 लोगों को बंधक बनाया गया। बचाए गए लोगों में 48 लड़कियां हैं, 67 लड़के शामिल हैं। कई नाबालिगों के भी शामिल होने की आशंका है। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाया गया था। बंधक बनाकर रखने और मारपीट के आरोप भी लगे हैं। आपत्तिजनक फोटो वीडियो से ब्लैकमेल की आशंका है। करीब 150 पुलिसकर्मियों ने यह बड़ा ऑपरेशन चलाया है। कार्रवाई के दौरान 9 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। मामले की गहराई में जांच में पुलिस जुटी हुई है। लोगों ने अपनी टीम भेजी, 100 से अधिक लोगों को वहां से हम लोगों ने निकाला और उसका सत्यापन करना प्रारंभ किया। जो सत्यापन अभी तक हुआ है, उस सत्यापन के क्रम में कुल 39 जो है नाबालिग लोग हम लोगों को मिले हैं, जिसमें से 10 पुरुष सदस्य हैं नाबालिग में से, और 29 बच्चियां हैं, महिला हैं नाबालिग। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि जो लड़के हैं उसमें से असम और वेस्ट बंगाल, इन जगहों से भी हम लोगों के पास सदस्य हैं। और जो बच्चियां और कुछ बच्चे असम से हैं, उनकी तरफ से ही जो शिकायत थी, जो NHRC की तरफ से हम लोगों को आई, और जिसमें दिशा मुक्ति फाउंडेशन ने हम लोगों की मदद भी। और देखिए पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां पर पैसे के विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई है। रिश्तेदार पर ही इस हत्याकांड का आरोप लगा है। उधार का पैसा नहीं लौटाने पर विवाद हुआ। पचरुखिया के खरफर गांव का यह मामला सामने आया है। संजय पासवान की पत्नी रानी देवी की हत्या की गई है। फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी पुलिस कर रही है। मनोज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मनोज, क्या पूरा मामला सामने आया? पैसे से विवाद जुड़ा हुआ और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बड़ी खबर राजधानी पटना के पचरुखिया थाना क्षेत्र के खरफर गांव से आ रही है, जहां उधार का पैसा नहीं लौटाने पर रिश्तेदार द्वारा ही एक 50 वर्षीय महिला, जिनका नाम रानी देवी बताया जाता है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। घटना के बाद FSL की टीम और सदर DSP 2 भी मौके पर मौजूद है और वे पूरे मामले की जांच करने में जुटे हैं। घटना के बाद से आरोपी जो है महिला के समधी के साले बताए जाते हैं, जिनका नाम वीरू पासवान बताया जाता है, वह घटना के बाद से फरार है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुट गई है। परिजनों से जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक जो रानी देवी है, इनके पुत्र ने अपने ससुर के साले से 2.5 लाख रुपए उधार कर्ज के रूप में लिया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख की रकम उन्होंने 4-5 महीना पहले ही लौटा दी थी और 1 लाख की जो रकम थी वो बकाया थी, जिसे लेकर वीरू पासवान द्वारा इस परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। और इसी दौरान में वीरू पासवान और उसके एक समर्थक ने अहले सुबह उनके घर पर चढ़कर रानी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान में जुटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। छोटा सा ब्रेक